माँ शारदे को नमन। या देवी सरस्वती रूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज दिन शुक्रवार है। माँ संतोषी के रूप में ही मैं मानूं, अगर देवी के रूप में, शक्ति के रूप में, तो शुक्रवार को विशेष पूजा की जाती है देवी का। देवी माँ को भी कहा गया है। हर माँ देवी होती है, साक्षात देवी होती है, और एक छोटे से बच्चे का वो सब कुछ होती है माँ। मैं एक घटनाक्रम से आपको वाकिफ़ कराऊंगा जो मेरी अपनी व्यक्तिगत है, जो मेरे बड़ी दीदी द्वारा बताया गया है। अम्मा के द्वारा भी कभी कभी बताया गया था। वो आज मुझे अच्छा सा याद आ रहा है कि मैं जब पैदा हुआ तो मैं माँ का स्तन नहीं पी रहा था, तो मेरी माँ रुई में स्तन का दूध निकाल के और उस रुई से लिटिल ड्रॉप करके मेरे मुंह में डालती रही। इस तरह से मैं दूध पी रहा था। मैं बहुत कमज़ोर बच्चा था, ऐसा बताया जाता है, जानकारी दी गई है, पर मुझे अनुभव कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आज मैं जीवित हूँ। मैं ये कहूँ, साक्षात्कार माँ का भगवान के रूप में था, देवी के रूप में था, क्योंकि मैं स्तनपान बिल्कुल नहीं कर रहा था। तो माँ के स्तन में जो दूध होता था, उस दूध को रुई से के माध्यम से मुझे दिया जाता था। मैं उनको नमन करता हूँ, अपनी माँ को। मैं वर्तमान परिवेश में दूध पे बात कर रहा हूँ। माँ का दूध, माँ का कर्ज, दूध का कर्ज, इन सब बातों में मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ। मुझे कोई रुचि नहीं है। मैं यूरोप के रिसर्च को उठा रहा हूँ। अक्सर सुनता हूँ तो मुझे कभी कभी शंका होने लगती है कि ये लोग जो एविडेंस प्रोड्यूस करते हैं, इसकी एथेंटिसिटी बाद में जाके चैलेंज हो जाती है। जैसे हेपाटाइटिस बी को लेके एक भारी भरकम शब्द आया, इंट्रोड्यूस हुआ, रिसर्च की गई, तमाम चीज़ें, उसकी दवाएं बनी, इंजेक्शन बड़ा बड़ा महंगा, लोग लगवाते रहे इंजेक्शन। फिर ये कहा गया कि ये जो हेपाटाइटिस बी का टीका लगता है, ये 5 साल बाद प्रासंगिक नहीं रहता। पहले शुरुआती में कि हेपाटाइटिस बी लग जाए, हेपाटाइटिस बी नहीं होगा, और भी तमाम वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूस किए गए। मुझे रिसर्च पे टिप्पणी नहीं करनी है, एक्सपर्ट पे टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन कुदरत की चीज़ों को समझना आसान नहीं है, चाहे वो कोई साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, कोई कुछ हो। मेरा अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। मैं दूध पे ही अभी रहता हूँ। मैंने अपनी माँ का स्वयं चल के दूध नहीं पिया, स्तनपान नहीं किया। मेरी माँ अपने स्तन का दूध निकाल के रुई के माध्यम से पिलाई, मैं जीवित रहा। ऐसा बहनों द्वारा सुना हो, जो हमसे बड़े थे। माँ खुद भी कहती थी, बहुत कष्ट दिए हो भैया, कैसे कैसे हम तुम्हें पालन है, इस तरह की बात। दैट वाज एक्सप्लेनेशन। मैं वर्तमान युग में तमाम रिसर्च किए गए, तो रिसर्च में ये आया कि जो माँ का दूध होता है वो काफ़ी गाढ़ा होता है, बच्चों के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है, और बच्चों को पाउडर का दूध पिलाना चाहिए। मतलब मेडिकल प्रोफेशन में नेस्ले का लैक्टोजन पूरे दुनिया में बिकना चाहिए। स्वास्थ्य को भी ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया गया, स्वास्थ्य को भी व्यवसाय में कन्वर्ट किया गया। मुझको एक बात बताया जाए, अगर वो लैक्टोजन पिएगा तो उसको तो ये भी नहीं पता होगा मेरी माँ लैक्टोजन पाउडर है या ये मेरी माँ है जिसने स्तन ही नहीं पिलाया। मैं टिप्पणी नहीं करता, मैं एक बात कहता हूँ। एक फैशन बन गया है कि हमारे स्तन का साइज ठीक हो, आकार सही रहे, कोई गड़बड़ ना हो।
ये पहले की माँ क्या बेवकूफ़ थी क्या? आपसे ज़्यादा समझदार थी। आंचल में जैसे ही छोटा बच्चा होता था उसको दबका लेती थी और दूध पिलाती रहती थी। उन्हें पता नहीं था कितनी देर, कभी कभी बच्चा दूध पीता रहता था, माँ सो जाती थी, बैठे बैठे सो जाती थी, लेटे लेटे सो जाती थी। एक कुदरती आनंद महसूस करती रही होगी माँ। मैं माँ पे ही रहूँगा। और मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं कि मेरे सर पे हल्की हल्की अंगुली से कोई ऐसे एक मूवमेंट करता है, मेरी अपनी औलाद, मुझे नींद आ जाती है, गहरी नींद आ जाती है, जो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता कि मैं ऐसा सो सकता हूँ, क्योंकि मैं कुकुर निदिया सोता हूँ। मैं पर्सनल इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ, मैं माँ पे टिकूंगा। माँ को दूध पिलाना चाहिए या नहीं पिलाना चाहिए, इसको साइंटिस्ट कौन होते हैं कहने वाले, मेडिकल प्रोफेशनल वाले कौन होते हैं कहने वाले? ये सिर्फ इसलिए कहते हैं ताकि नेस्ले की लैक्टोजिन बिक सके, दूध के तमाम पाउडर बिक सके, उनके घरों में माँ के स्तन की जगह दूध का पाउडर हो। अब जब वो बच्चे बड़े होंगे, जब उनका ग्रोथ होगा, तो नहीं जानेंगे क्या डेडिकेशन होता है माँ के प्रति। जब आपके आंचल में रहा ही नहीं, आपके गोद में सोया ही नहीं, आपने उसको दुलार किया ही नहीं, वो माँ की परिभाषा बदल देगा। अच्छी तरह से जान लीजिए, माँ की परिभाषा बदल जाएगी अगर माँ का स्तनपान बच्चा नहीं करेगा, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेडिकल प्रोफेशन में ये जो बनाए गए हैं, मुझको लग रहा है कि दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज। चाहे वो जर्मनी में रिसर्च हो रहे हो, चाहे अमेरिका में, चाहे विश्व के किसी भी कोने में रिसर्च हो रहे हैं, मुझको लग रहा है ये परोक्ष रूप से फार्मेसी के फील्ड में डॉक्टरों को रिकमेंड करने के लिए इन्फोर्स कर रहे हैं कि बच्चा जब पैदा होता उसको फॉरेक्स पिलाओ, उसको लैक्टोजिन पिलाओ। मैं विरोधी नहीं हूं सामान बेचने का, लेकिन घटिया स्तर अपनाने का विरोधी हूं। माँ का गाढ़ा दूध भी अगर है तो बच्चे के लिए न्यूट्रिशन है। और मैं ये कहता हूं हर माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, जबरन पिलाना चाहिए, अवश्य पिलाना चाहिए। अगर नहीं पिलाएगी माँ तो अपनी अकाउंटेबिलिटी तय कर ले, वो माँ नहीं रह गई। वो एक तरीके से उसका हो सकता है, जिसको कहते हैं फीमेल कंपेनियन, उस लड़के या लड़की की जो माँ होगी उसकी सहेली या दोस्त बन जाएगी, लड़की की सहेली बन जाएगी, फीमेल कंपेनियन कहते हैं। और बेटे के लिए तो बनी ही है उसकी फीमेल कंपेनियन। तो माँ और बेटे के रिश्तों को पवित्र रहने दीजिए। हमारे सनातन धर्म में बच्चा जब इस दुनिया में आता है, वो माँ के दूध से ही सब कुछ कर सकता है, सफल हो सकता है। मैं एक और बात कह रहा हूं, बहुत ज़्यादा आपको नहीं खींचूंगा। नीरा नर्सिंग होम में मेरे एक पुत्र पैदा हुआ, उसका वेट 1.75 था। उसके पहले मुझे बताया गया, मिस्टर इनके गुप्ता थे और उनकी वाइफ थी, इन लोगों ने कहा एम्बुलेंस बुलवा लीजिए और ये बच्चा जो है प्रीमेच्योर है, इसको रैप करना होगा, पैक करना होगा, इसको मेडिकल कॉलेज में यहाँ डालना होगा, वहाँ डालना होगा। दुनिया भर का प्रिजम्पशंस बना दिया गया। मेरा बच्चा विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन 7 अप्रैल 1998 को 9:16 पे पैदा हुआ। 9:16 पे मैं वहीं था। संजोग से मैं बड़े सुपुत्र में थोड़ा देर से पहुंचा, लेकिन मैं अपने छोटे बेटे में, मैं वहीं नीरा नर्सिंग होम, उस जमाने में लखनऊ में नीरा नर्सिंग होम एक ब्रांड हुआ करता था। आज बहुत सारे हो गए हैं पैदा, अपोलो, मेदांता, दुनिया भर का। एम्स नहीं था, केवल केजीएमसी था। कभी भी केजीएमसी या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लोगों पे ट्रस्ट नहीं था और नीरा भरपूर आनंद ले रहा था मेडिकल प्रोफेशन में। मेरा बच्चा 7 अप्रैल 1998 को 9:16 पे पैदा हुआ। पैदा होने के बाद मैंने उसको लेबर रूम में गया, उसको रैप में ले आया, मैं वेट किया, मैं खुद अंदर, मुझे इसकी परवाह नहीं कौन मुझको देख रहा कौन नहीं देख रहा।
मेरा एक्साइटमेंट सिर्फ इस बात का था, एक टेस्टिंग का, कि मेरा बच्चा जीवित रहेगा या नहीं रहेगा। ये मुझे एक साइकोलॉजी प्रोड्यूस की गई थी बाय द मैनेजमेंट ऑफ द नीरा नर्सिंग होम लखनऊ। जो मेरे साथ सहारा शहर में काम करते थे उनको अच्छी तरह से मालूम होगा, बहुत अच्छा जानते होंगे मेरी स्थिति परिस्थिति को। वो बच्चा पैदा हुआ 9:16 पे, और फिर डॉक्टर हैज़ डिसाइडेड कि इसको सकिंग पावर नहीं आएगा, इसको सकिंग पावर नहीं आएगा। ठीक उसके विपरीत बच्चे को सकिंग पावर आ गया और जीवित रह गया। फिर बताया गया 75 आवर्स बहुत रिस्की है, वो भी मैंने कवर कर लिया। फिर किसी पेडियाट्रिशियन द्वारा बताया गया एक छेद है, उसकी एग्जामिन हुई 0 निकला। ऐसे बहुत सारे निगेटिव प्रोबेबिलिटी व्हिच वर क्रिएटेड बाय द मेडिकल साइंस, those were completely wrong, 101% wrong। ये मेरे ऊपर घटित है, बहुत ईमानदारी से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। 98 में पूरे लखनऊ में नीरा नर्सिंग होम से बड़ा कोई नर्सिंग होम नहीं था। अगर ध्यान आए तो याद कर लीजिए, लखनऊ वासी, लखनऊ जिले के लोग याद कर लीजिए, इससे बड़ा नर्सिंग होम नहीं था। उस समय चल रही थी, कुछ डॉक्टर कंसल्टेंट थे, मिस्टर CG अग्रवाल, मिस्टर मनोज कुमार मित्रा और तमाम डॉक्टर। लारी कार्डियोलॉजी का डॉक्टर मैंने हायर किया था, वो आए थे, हमारे बच्चे को DMC डायग्नोस्टिक मेडिकल सेंटर में जांच किया। उन्होंने मेरे को कहा ये बहुत गलत हुआ, इसके कुछ नहीं था। मैं डॉक्टर का नाम नहीं कोट करूंगा, एक पीडियाट्रिशियन ने कहा छेद है। थिंग्स वर कंप्लीटली रॉन्ग। मैं आप लोगों को प्रभावित नहीं कर रहा हूं, लेकिन कभी भी किसी निर्णय पे मत पहुंचिएगा, खास तौर से एक्सपर्टी। ये जो डॉक्टर्स ये रिसर्च करते हैं, इस पे करोड़ों रुपया फूके जा रहे हैं, विदेशों में लोगों के द्वारा फंडिंग होती है, और ये उठा के डिसाइड कर देते हैं तुम ये बनाओ, इसको मैं बिकवाऊंगा। हर घर में सबका सीना, महिलाओं लड़कियों की तरह सीना लोगों के बढ़ने लगे हैं पाउडर से। जितनी लड़के यंग हो रहे हैं उनका सीना बढ़ने लगा पाउडर से। आप सोचिए, जो लड़कियों को होना चाहिए वो लड़कों को हो रहा, ड्यू टू मेडिकल एक्सपर्ट एडवाइस। और मैं फिर कहूंगा, ना पहले कभी मां का दूध बच्चे के लिए नॉन सुटेबल था, ना है, ना रहेगा। इसको अच्छी तरह से युवा पीढ़ी कान खोल के सुन ले। अगर बच्चे को निजता बनाया रखना है और अपने आप को कहना है माँ बनना है, तो माँ बनने की कुव्वत रखिए, और माँ बनने की कुव्वत के लिए अपने बच्चे को स्तन पिलाइए। स्तन किधर भी जाए, इस चक्कर में ना पड़िए। ये ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगी, खाक में मिल जाएगी, ये शरीर आपकी रहेगी नहीं। इसको अच्छी तरह से कान खोलकर सुन लीजिए। मैं व्यथित नहीं हूं, क्योंकि मैंने पाउडर का दूध पिया नहीं है, ना मैं बड़ा हुआ हूं, और ना मेरे बच्चे पाउडर का दूध पिए हैं। मां का स्तन पी के बड़े हुए हैं। वही लड़का जो 1.75 था, आज वो हमको पाल रहा है। उससे बड़े वाले बेटे को बताया गया नीरा नर्सिंग होम में कि गंदा पानी, ये पानी, वो पानी, तो नाक में, तो मुंह में, तो ये। वो लड़का चैत नवरात्रि के पहले दिन का, और उससे बड़ा होनहार कोई लड़का नहीं है। ये मेरे ऊपर घटित है, इसलिए बहुत ईमानदारी से बताना चाह रहा हूं। कितना विजन क्लियर है, इसलिए नहीं कि मेरे दोनों बेटे हैं, इसलिए लखनऊ के सर्वश्रेष्ठ संस्थान में दोनों बच्चे पैदा हुए हैं, और दोनों बच्चों के जो ऑब्जर्वेशंस है मैं वो आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं, बगैर बच्चों से पूछे। और ये सच्चाई है। उन बच्चों के पिता को रुई में भिगो भिगो के माँ के स्तन का दूध पिलाया गया, और उन्हीं का बच्चा माँ का स्तन पान करके बड़ा हुआ है, ना कि नेस्ले के लैक्टोजेन या फॉरेक्स से। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं। मैं एक मैसेज दे रहा हूं युवा पीढ़ी को,
जो स्तन की साइज को ठीक करने के लिए अगर बच्चे को दूध नहीं पिला रही हैं तो बच्चे को मत जने, जननी बनने की कोशिश नहीं करें। अगर बच्चे को दूध नहीं पिलाती हैं, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। उनको छोड़कर जो बीमार है, बहुत बुरी स्थिति में है, जिनके दूध स्तन में नहीं आया, मैं उनको छोड़कर उन सभी माताओं को, उन सभी बहनों को जो माँ बन रही हैं, मैं कह रहा हूँ आपके हेल्थ के लिए भी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि अपने बच्चे को शक कराएं। बच्चा शक करे तभी आप सुखी रहेंगे, अन्यथा आप रोगी बन जाएंगे आने वाले दिनों में। और ये फैशन परस्त लाइफ को छोड़ दीजिए। जीवन की कुछ मूलभूत सच्चाई है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। जहाँ कुदरत है वहाँ मेडिकल नहीं हो सकता। एक बात अंत में केवल एक शब्द कहूँगा, मैं रिटायर हुआ, मुझे कुछ नहीं पता मुझे क्या हुआ। एक फैंसी के तरह से मेरे जांच कराए गए तो बताया गया, एक फैक्टर आता है तो उसमें उन्होंने कहा कि अरे ये तो 650 है, इसमें तो मर जाना चाहिए, इसमें जीना नहीं चाहिए, अस्पताल में रखना चाहिए। आपको कैसे मालूम? नॉलेज है क्या? कहाँ से पाए? कहाँ से आपको ज्ञान हुआ है? मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मुझे तो आपके बताने के बाद, आपके ट्रीटमेंट के बाद शुरू हो गया। मुझे इसके पहले नहीं पता। आपने बताया, आपको तो मुझसे ज़्यादा नॉलेज है। जो विक्टिम है उसे पता नहीं है, और विक्टिम के बारे में आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आप एडमिट हुए थे। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ये जजमेंटल स्टेटमेंट शुड नॉट बी गिवन बाय एवरीवन, चाहे वो मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, चाहे कोई हो। कुदरत पे विजय पाने की कोशिश मत कीजिए। कुदरत जब प्रहार करेगी तो बड़ा बुरा हाल होगा। इस बात को अच्छी तरह से याद रखिए। और चूंकि डॉक्टर्स को हर व्यक्ति भगवान का दूसरा रूप मानता है, अगर मानता है तो उसकी मर्यादा बचाए रखिए। हो सके तो कुछ न बोलें, और बोले तो बहुत होमवर्क कर ले तभी बोले। रनिंग कमेंट्री सारे मेडिकल प्रोफेशन से कहूँगा, सारे डॉक्टर से कहूँगा, रनिंग कमेंट्री बंद कर दीजिए बिफोर द पेशेंट के सामने। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच, सबको प्रणाम।